प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा व उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल, प्रसन्न और खुश होंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जीता वही जो डरा नहीं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक एकदम परीक्षा को केंद्रित करके तैयारी कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए बिना समय गंवाए आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण, जो एकदम बेसिक है, व्याकरण का बेसिक, जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी भी नहीं कर पाते हैं। और वह कौन सा चैप्टर है, कौन सा महत्वपूर्ण प्रकरण है? उस प्रकरण का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए, इस पर चर्चा करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। आज यही महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाषा है क्या, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द की परिभाषा क्या होगी, भाषा की विशेषताएं क्या हैं और भाषा प्रयोग के वह कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। साथ ही साथ हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं और वास्तव में भाषा के रूप के अलावे अन्य रूप कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भाषा के बाद बोली से इसका क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लिपि क्या है और लिपि के बाद अंतिम प्रकरण के रूप में आएंगे व्याकरण पर। जो व्याकरण क्या है, व्याकरण पढ़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है, व्याकरण पढ़ने से कौन कौन से फायदे हैं, व्याकरण के बिना हिंदी के जितने सारे शब्द हैं वो अधूरा है। सही सही जानकारी हमें जो मिलती है वो व्याकरण से ही मिलती है। इस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाषा क्या है। वास्तव में भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो ध्यान देना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति पहले चर्चा करते हैं उत्पत्ति पर। तो ध्यान देना है दोस्तों कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से ली गई है। सबसे पहले ध्यान देना, संस्कृत की भाष धातु से। और भाष धातु का, भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, भाष का अर्थ क्या होता है, इसका सही मायने क्या बोलेंगे हम लोग? तो भाष का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना, बोलना, कहना। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि हम लोग क्या प्रकट करते हैं। मनुष्य क्या प्रकट करता है? कोई भी मनुष्य क्या प्रकट करता है? अपने मन के भाव, विचार, जिज्ञासा, ये प्रकट करता है। मन का भाव, विचार, जिज्ञासा, अभिलाषा, अभिलाषा, तो चलिए देखते हैं अब कि भाषा के बारे में
विस्तृत बातें कि भाषा क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मनुष्य अपने मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करता है, वही भाषा कहलाता है। देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भाषा, लिपि और व्याकरण लिखा हुआ है। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पर सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान देना है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। सबसे पहले ये जाने भाषा शब्द कैसे बना। तो संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से भाषा शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कहना, बोलना, कहा हुआ, बोला हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बोलना, कहा हुआ, बोला हुआ, प्रकट किया हुआ। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जाने हम लोग सबसे पहले। और व्याकरणिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा शब्द का तात्पर्य ये होता है व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी, परीक्षा में कभी भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? व्यक्तवाणी बोलेंगे। आगे देखिए यदि हम, तो भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बोधक है। कहीं भी हम यदि बोलते हैं तो बोलेंगे कि भाषा अच्छी है, उसकी भाषा अच्छी है, उन्होंने अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द बोल करके हम भाषा को स्त्रीलिंग का द्योतक बनाते हैं। और इस वास्तव में भाषा क्या है? तो वास्तव में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम लोग चलें भाषा की परिभाषा। तो भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा मैं जानता हूँ, आपको मैं बता दिया। आप क्या जान रहे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर तथा बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुन करके वह ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम देखें भाषा की परिभाषा। अब मैं एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ काव्य रूप में भाषा की क्या परिभाषा होगी, इसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और मेरा ये स्व रचित पंक्तियाँ हैं। क्या है कि भाषा की परिभाषा क्या हम बोल सकते हैं कि मन के भाव, जिज्ञासा, मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। तो क्या हम लोग जानेंगे? मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भाषा की परिभाषा बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ लिए होंगे दोस्तों। अगला देखते हैं क्या। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा प्रयोग के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जिससे कोई भी मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। तो जानेंगे ये सबसे पहले कि भाषा प्रयोग का मनुष्य के द्वारा कौन कौन से कारणों के कारण वह प्रयोग करता है। तो जानेंगे कि पहला कारण है अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। भाषा का प्रयोग मनुष्य के द्वारा निम्न कारणों से किया जाता है। सबसे पहला अपनी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, और तीसरा है पारस्परिक सहयोग के लिए। अगला देखें भाषा की तो विशेषताएं क्या है, भाषा की कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भाषा की विशेषता क्या होगी कि भाषा क्या है? एक वास्तव में विचार विनिमय का एक अच्छा साधन है। और भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। और साथ ही साथ भाषा एक
अर्जित संपत्ति भी है। तो इस प्रकार हम देखें कि भाषा की विशेषता क्या है, तो भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा परिवर्तनशील है, कठिन से सरल की ओर है और भाषा अर्जित संपत्ति भी है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है कि 3 कोस पर पानी और 6 कोस पर वाणी हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है, भाषा परिवर्तनशील है, अर्थात कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग चर्चा करें कि भाषा का कौन कौन सा रूप है। तो मुख्य रूप से ये जाने कि भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। तो मौखिक रूप को हम लोग दूसरा एक नाम में दे सकते हैं या बोलते हैं क्या है, कथित भाषा। तो पहला है, भाषा के मुख्यतः वास्तव में 2 ही भेद होते हैं। एक भेद है मौखिक और मौखिक अथवा कथित भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। अब हम लोग चर्चा करें कि मौखिक भाषा क्या है, उसकी वास्तव में परिभाषा क्या होगी और मौखिक भाषा का क्या महत्व है, कौन कौन सा महत्व है मौखिक भाषा का। तो जानेंगे ये कि मौखिक भाषा अथवा कथित भाषा क्या है। तो मौखिक मन के भाव विचार को मनुष्य बोलकर प्रकट करता है। तो ध्यान देना है कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। आगे देखिए उदाहरण कौन कौन सा है, ध्यान देना है। शिक्षक का पढ़ाना, पारस्परिक वार्तालाप करना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना, शिक्षक का पढ़ाना, और अंत्याक्षरी करना, अंत्याक्षरी, फोन पर वार्तालाप करना, फोन पर बातचीत करना, और भाषण देना, आशु भाषण देना, कविता पाठ आदि, ये मौखिक भाषा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मौखिक भाषा का वास्तव में महत्व क्या है। तो ये जानेंगे, मौखिक भाषा सरल रूप में सीखी जा सकती है। मौखिक भाषा सीखने का बहुत बड़ा ये सरल माध्यम है। सरल रूप में मौखिक भाषा सीखी जाती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है। इससे क्या फ़ायदे हैं, तो इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके प्रयोग से धन व समय की काफ़ी बचत होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि मौखिक भाषा का क्या महत्व है। मौखिक भाषा सरल रूप में सीखी जा सकती है, इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है, और इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है। किंतु यदि देखा जाए तो यह भाषा का अस्थायी रूप है, अस्थायी रूप नहीं है। देखिए अगला दोस्तों, लिखित भाषा। लिखित भाषा है क्या, तो लिखित भाषा पर चर्चा करेंगे। रिटेन लैंग्वेज क्या है, अभी ओरली लैंग्वेज पर चर्चा किए, अब देखिए लिखित भाषा क्या है। तो लिखित भाषा क्या है, भाषा के जिस रूप से अपने मन के भावों और विचारों को, मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर तथा पढ़कर करता है, वह वास्तव में क्या है, लिखित भाषा है। इस प्रकार यदि इसका उदाहरण देखें तो शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखना, कोई भी अध्यापक के द्वारा बोर्ड पर लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या है, तो लिखित भाषा का उदाहरण है।
छात्रों के द्वारा पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या बोल सकते हैं, महत्व जाने सबसे पहले क्या है। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। लिखित भाषा को सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है, काफ़ी प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है। और यह भाषा का वास्तव में जब कोई भी व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक, कठिनाई पूर्वक जब सीखता है तो क्या होता है, वह स्थायी हो जाता है। इसलिए लिखित भाषा क्या है, तो वास्तव में अस्थायी भाषा है। और भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अपने मन के भावों के और विचारों को हम क्या करते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं और इसे काफ़ी लंबे समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ध्यान देना है। अभी हम लोग चर्चा किए लिखित भाषा क्या है और उसका आज के दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि हम लोग कभी कहीं कहीं आप लोग व्याकरण में देखे होंगे दोस्तों, क्या कि भाषा के कहीं कहीं 3 रूप हैं, लिखा हुआ रहता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से और भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से सांकेतिक भाषा वास्तव में भाषा के रूप नहीं है। लेकिन मैं इसे चर्चा कर दिया हूँ, सांकेतिक भाषा क्या है आप इसको जानिए। संकेतों अथवा इशारों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया। एक संकेत, इशारा के द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया संकेत के माध्यम से सांकेतिक भाषा कहलाती है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ विशेष रूप से स्पष्ट कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण में देखिए आप लोग, सिर हिलाना, चौराहे पर यातायात पुलिस नियंत्रित करता सिपाही, यातायात ट्रैफिक पुलिस, चौक चौराहे पर सिग्नल लगा हुआ रहता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, मूक बधिर व्यक्ति होते हैं, जो बोलते कम हैं, उनके द्वारा जो वार्तालाप किया जाता है वो सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है। गार्ड के द्वारा हरी झंडी हिला करके गाड़ी चलाने का संकेत करना और आँखों में बातें करना, ये सब सांकेतिक भाषा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथ ही साथ इस भाषा को हम लोग ये भी जान लीजिए आप लोग कि इस भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए व्याकरणिक दृष्टिकोण से, भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है। अब विशेष रूप से देखें हम लोग, इसके नोट में मैंने लिख दिया है, नोट को हिंदी में बोलते हैं विशेष ध्यान देने योग्य बातें, जिसको हम लोग बोलते हैं। हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। इशारा करके अपनी बात को, अपने विचार को हम दूसरों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते हैं। तो इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। अगला पेज देखते हैं। अब थोड़ी जानकारी ये भी ले लें कि आखिर भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो सबसे पहले जानिए कि मौखिक भाषा उच्चारण का विषय है, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध बोलना। और लिखित भाषा क्या है? लेखन का विषय है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, जबकि लिखित भाषा अस्थायी होती है। और मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। हम अपनी बात विचार मौखिक रूप से कुछ सीमित स्थान तक ही
बता सकते हैं, लेकिन अब उसको लिख करके, लेखन करके, अपनी लेखन क्षमता के माध्यम से हम लिखित भाषा को दूर दूर तक विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से, असीमित रूप से हम उसे फैला सकते हैं। तो ध्यान देना है, मौखिक और लिखित भाषा। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप मौखिक और लिखित भाषा में महत्वपूर्ण जो अंतर है उसे आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं अगला पेज में क्या है। अगला पेज, अब हम महत्वपूर्ण शब्द पर आपको चर्चा करें जो हिंदी भाषा है। अभी मैं भाषा पर चर्चा आपको किया, अब क्या है हिंदी भाषा के बारे में जानिए कि हिंदी भाषा क्या है। तो याद रखना है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को मानी जाती है। तो ध्यान देना है, तो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। और भाषा के लिए हिंदी शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग किया गया था, सबसे पहले भाषा शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सबसे पहले शरफुद्दीन के जफरनामा ग्रंथ में ये बातें मिलती है। सबसे पहले ध्यान देना, और हिंदी जो शब्द है वास्तव में फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, फारसी, पारसी और ईरानी क्यों बोला गया इसको, तो ध्यान देना है, पहले ईरान का जो नाम था वो पारस था, और पारस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो फारसी भाषा बोली जाती थी। तो इसीलिए फारसी बोला गया और पारसी बोला गया। आप कहेंगे क्या कि ईरानी क्यों बोला गया सर, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कोई हिंदुस्तान में आप रहते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि मेरी भाषा कौन सी है, हिंदुस्तानी भाषा है, हम हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जानना है क्या कि ईरान के रहने वाले कौन भाषा प्रयोग करेंगे, तो ईरानी भाषा प्रयोग करेंगे। तो यही कारण है हिंदी शब्द का प्रयोग फारसी, पारसी, ईरानी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द। सबसे पहले ये जाने। अब हम लोग चर्चा करें, थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा सबसे पहले आई, पाली भाषा आई, और पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई, और पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप, गिरा हुआ वास्तव में। तो इससे आ गई सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान देना है, यदि कहा जाए कि ये कौन सी भाषा है तो जानना ये है कि ये हिंदी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। और अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है, अवहट है। अवहट भी इसको बोलते हैं, औसठ भी इसे बोला जाता है। तो ध्यान देना है कि और संस्कृत भाषा के दो रूप बने हैं, दो रूप, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ध्यान देना है, तो वैदिक संस्कृत क्या है, जिसमें वेदों की रचना हुई है, उपनिषद, पुराण, वेद की रचना हुई है, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत क्या है, लोक में प्रचलित भाषा को कहते हैं लौकिक भाषा। तो ध्यान देना है, लौकिक भाषा में कौन कौन से ग्रंथ की रचना हुई, तो जैसे जानते हैं रामायण, महाभारत में इसकी रचना हुई है। अब यहाँ ध्यान देना है कि पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, बौद्ध ग्रंथ। इसका मैं स्पेशल अलग से मैं वीडियो लाऊंगा हिंदी भाषा के विशेष जानकारी देने के लिए आपको, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए और प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए थे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हिंदी भाषा क्या है, तो हिंदी जो शब्द है फारसी, पारसी, ईरानी शब्द है। और हिंदी भाषा किस शब्द से ली गई है, तो यहाँ रखना है सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला देखते हैं। अब ध्यान देना है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अब हम थोड़ी सी जानकारी अलग हट करके दे रहे हैं।
कौन सी बोली बोली जाती है सबसे अधिक? तो ध्यान देना है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है तो वो है भोजपुरी। तो मैं दोनों एक जगह लिख दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह है भोजपुरी। और हिंदी का जो मानक समय है, कब से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है? खड़ी बोली में। पुरानी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली आई, उसके बाद हिंदी आई, हिंदी के बाद हिंदी हमारी राजभाषा बन गई। तो यहाँ क्या है? तो हिंदी का जो मानक समय है 1100 ईस्वी से लिया गया है। अब हम लोग देखें, अभी मौखिक भाषा, लिखित भाषा पर चर्चा किए, उसके बाद अन्य भाषा पर चर्चा करके हिंदी भाषा पर चर्चा कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि भाषा के अन्य रूप कौन कौन से। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मातृभाषा। मातृभाषा है क्या? मातृभाषा का मतलब समझ लीजिए, मातृभाषा माँ की भाषा, माता की भाषा जिसको हम लोग कहते हैं। क्या है मातृभाषा? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत माता पिता परिवार से उसका दर्शन होता है, उसकी मुलाकात होती है और समाज में, उसके बाद समाज में उसकी मुलाकात होती है समाज से, समाज के कुछ लोगों से। तो ध्यान देना है, माँ की भाषा। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, बच्चा जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले माता पिता परिवार समाज से जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। बच्चे की मानसिक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि भाषा है तो वह भाषा है मातृभाषा है। अब हम लोग ये जानेंगे कि मातृभाषा को हम दूसरे रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों। मित्रों ध्यान दीजिए, क्या है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखें, मातृभाषा पर हम लोग चर्चा कर लिए, अब चर्चा करते हैं राजभाषा। राजभाषा है क्या? राज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, राजभाषा, राज का मतलब क्या होता है? शासन। राज का मतलब शासन, प्रशासन, प्रशासन, शासन, प्रशासन, काज, कार्य जिसको कहते हैं। तो प्रशासनिक कार्यों में, शासनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले भाषा क्या है? राजभाषा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं लिख दिया हूँ, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त है, देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त है, शासन का काम काज संपादित होता है, उसे हम बोलते हैं राजभाषा। अब क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है और ऐसे केंद्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो ध्यान देना, एक प्रश्न बन गया, भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। ये परीक्षा में प्रायः जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्या है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिला था, किंतु 14 सितंबर 1953 ईस्वी से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर,
उसके रिक्वेस्ट पर हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का श्री गणेश हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या है? 14 सितंबर 1953 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का श्री गणेश हुआ। तब से हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं। अब क्या है, अगला देखें थोड़ा सा। हिंदी दिवस 14 सितंबर, अब ये भी हम लोग जान लीजिए कि आखिर हिंदी दिवस 14 सितंबर भारत के लिए, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान दीजिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा, ये हिंदी की जितनी हिंदी सहित जो 22 भाषा हैं उसका जिक्र किया गया है। तो ध्यान देना है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा सहित 22 जो भाषा हैं उसका राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है वह कौन कौन सी है? आप ऐसे जानते होंगे, संथाली भी है उसमें, और अन्य भाषा है, गुजराती है, मराठी है, 22 भाषा हैं। तो ध्यान दें, राष्ट्रभाषा, अब हम लोग चर्चा करें राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्र शब्द का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। मतलब क्या? जनभाषा, जनता की भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा। तो ध्यान देना है, ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, वास्तव में भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी ध्यान देना है। लेकिन हिंदी का प्रयोग भारत की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है स्वतः ही भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। घोषित नहीं, घोषित तो संविधान के द्वारा राजभाषा के रूप में है घोषित, लेकिन राजभाषा है घोषित, लेकिन अघोषित क्या है? तो राष्ट्रभाषा है। और विश्व में, पूरे विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का 3रा स्थान प्राप्त है। आगे देखें, पहला स्थान कौन है? तो चीनी मंदारिन, दूसरा अंग्रेजी बोलेंगे, और तीसरा कौन है? तो हिंदी है। अब देखते हैं बोली, बोली के बारे में। अभी हम लोग भाषा पर चर्चा कर लिए, हिंदी भाषा पर चर्चा किए, और हिंदी भाषा के अन्य कौन कौन से रूप हैं इसके बारे में जाने। अब हम लोग चर्चा करते हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? तो भाषा और बोली में थोड़ी अंतर है दोस्तों। देखिए क्या है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा का दायरा क्या है? विस्तृत है, विस्तृत है। और क्या है, भाषा जो है, बोली वास्तव में क्या है? क्षेत्रीय रूप है। बोली क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अथवा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। और एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां समाहित है। क्या है? एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। और कौन कौन है? जैसे
यहाँ ध्यान देना है, बोली का क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का बड़ा होता है। तो भाषा का जो क्षेत्र है विस्तृत है, लेकिन बोली का क्षेत्र क्या है, संकीर्ण है, उसका एरिया क्या है, छोटा होता है। तो ध्यान देना है, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। बोली का कोई राजकीय कार्य में, कोई शासनिक प्रशासनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। और भारत में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रज भाषा आदि अनेक बोलियां प्रचलित है, जिसको हम लोग अधिकांश बोलते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र में इन सारी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, थोड़ी जान जाए हम लोग भाषा और बोली में वास्तव में अंतर क्या है। थोड़ा मैं इसको भी लिख दिया हूँ, देखिए क्या भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली मैं लिख दिया, भाषा विस्तृत होती है, बोली स्थानीय होती है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा की अपनी लिपि होती है और बोली की अपनी लिपि नहीं होती है। लेकिन ध्यान देना है, कोई भी बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वह आगे जाने के बाद विकसित होकर के वह जो है वह भाषा का रूप ले लेती है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बोली विकसित होकर के भाषा का रूप ले लेती है। अगला देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करें लिपि, महत्वपूर्ण प्रकरण है लिपि, स्क्रिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। आखिर लिपि है क्या? लिपि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या होगा इसका शाब्दिक अर्थ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, कोई भी भाषा की लिखावट, कोई भी भाषा की लिखावट, लिखने का ढंग जिसको बोलते हैं। तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग लिपि बोलते हैं। क्या है, इसको मैं लिख दिया हूं कि भाषाओं को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों या चित्रात्मक प्रतीकों को लिपि कहते हैं। याद रखना है, ऐसे कहीं कहीं लोग चिन्ह लिख देते हैं, ये लिखना गलत है, शुद्ध है, चिन्ह होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है और किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को हम लोग ये भी जान लें, दूसरे स्तर पर हमें कैसे परिभाषित करेंगे लिपि को, तो ये भी जान लीजिए। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। दूसरा क्या है, मैं लिखा हूँ ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को भी लिपि कहा जाता है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसके दृष्टिकोण से मैं इसे बनाया हूँ दोस्तों। क्या है कि कहीं कहीं इस तरह के भी शब्द का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है और पूछा जाता है परीक्षा में। क्या है कि लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, ये भी जानना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1), ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ मित्रों। क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी को राजलिपि का गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। तो ध्यान देना है, संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के 343(1) के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, तो देवनागरी होगी। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया
है। और ध्यान देना है, हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और देवनागरी लिपि का विकास जो है कहाँ से हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे देखते हैं अगला प्रकरण क्या है। तो हम लोग चर्चा करें, थोड़ी ये भी जान लीजिए, हर परीक्षा में, प्राय दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में यह एक लिपि से संबंधित, और भाषा कौन सी भाषा, उसकी कौन सी लिपि है, एकदम पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है एकदम। क्या है? भाषा लिपि मैं लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देवनागरी लिपि और संस्कृत, देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषा की लिपि है? तो आप लोग हिंदी और संस्कृत तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं यहाँ विस्तृत रूप से मैं लिख दिया हूँ, परीक्षा में आया भी है क्वेश्चन, क्या कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा और मराठी भाषा की भी लिपि है। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, ये हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये चारों भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। और यहाँ ये भी आप लोग जान लीजिए, सिर्फ आप लोग यहीं तक जान रहे थे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, लेकिन मैं यहाँ दो अन्य और भाषा का जिक्र कर दिया हूँ दोस्तों। क्या कि अंग्रेजी और फ्रेंच और जर्मन, अंग्रेजी के अलावे फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों भाषा की लिपि है कौन सी? तो वो है रोमन लिपि, रोमन लिपि है। और बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है, और पंजाबी भाषा की लिपि यदि है तो वह है गुरुमुखी है। ये भी आप लोग जान लीजिए। अगला देखिए महत्वपूर्ण बात, देवनागरी लिपि। हम लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का। प्रायः परीक्षा में स्क्रिप्ट लिखने के लिए रहता है क्या है? हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, हम लोग हिंदी भाषा जो लिखते हैं, तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है क्या? देवनागरी लिपि। और इस लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा के साथ साथ मैं इसका एक महत्वपूर्ण गुण विशेषता में बता रहा हूँ, क्या कि यह बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। अब यहाँ ध्यान देना है, व्याकरण क्या है। अब अंतिम प्रकरण मैं यहाँ लिख दिया था कि भाषा, लिपि और व्याकरण पर मैं आज विस्तृत चर्चा करूँगा, लेकिन अब क्या है जानिए, व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। व्याकरण क्या है? ग्रामर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ध्यान देना, वी उपसर्ग और आ उपसर्ग, वी और आ उपसर्ग के योग से कर शब्द और अन प्रत्यय। ध्यान देना है, वी और आ उपसर्ग के साथ कर शब्द में अन प्रत्यय को जोड़ने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी धन आकरण, वी धन आकरण। यदि संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे हम यदि, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? वी धन आकरण, तब बना है व्याकरण शब्द बना है। और यह वास्तव में स्वर संधि है, और स्वर संधि में स्वर संधि का जो भेद है यण संधि, तो यण संधि है। तो व्याकरण कौन सा है? व्याकरण शब्द यण संधि है, और व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा? वी धन आकरण। और वास्तव में व्याकरण जो शब्द है पुल्लिंग है। और व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा का ज्ञान है। ये भी जान लेते हैं हम लोग, व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा का ज्ञान है। अब हम लोग जान लीजिए व्याकरण को परिभाषित कैसे करेंगे। व्याकरण को कैसे परिभाषित करेंगे? आखिर व्याकरण है क्या? व्हाट इज ग्रामर?
द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन राइट वे इज नोन एज ग्रामर। इंग्लिश में आप लोग इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन राइट वे इज नोन एज ग्रामर। तो उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखने और बोलने की जो कला है उसको कहते हैं क्या? व्याकरण बोलते हैं। तो उसी को मैं परिभाषा के तौर पर लिख दिया हूँ क्या? कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो वास्तव में व्याकरण कहते हैं उसको, क्या कहते हैं व्याकरण? देखिए, व्याकरण पर एक मैं काव्य के रूप में इसे एक पंक्ति, 2 पंक्तियों में इसको मैं वर्णन कर दिया हूँ। क्या है कि सदैव आप स्मरण रखिए कि व्याकरण क्या है? व्याकरण है वह शास्त्र महान जो देता है भाषा के नियमों का ज्ञान। तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है? व्याकरण वास्तव में क्या है? एक शास्त्र महान है जो भाषा के नियमों का क्या करता है? ज्ञान देता है। तो हम लोग ये जाने कि व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा का सही सही ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे देखिए, मैं इसको लिख दिया हूँ, जो देता है भाषा के नियमों का ज्ञान। अब हम लोग ये जाने कि व्याकरण के आखिर मुख्य कौन कौन से अंग हैं। परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि व्याकरण के कितने अंग हैं, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो हम लोग ये जाने कि व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार। वर्ण के बाद शब्द विचार पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद है पद विचार, उसके बाद वाक्य विचार। तो पहला क्या है? वर्ण। वर्ण के विचार, फिर शब्द है, उसके बाद पद है, वाक्य है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या बना? वर्ण या अक्षर। उसके बाद क्या बना? ध्यान दीजिएगा, वर्ण अक्षर। उसके बाद क्या बना? शब्द बना। शब्द के बाद क्या बना? पद का निर्माण हुआ। पद के बाद किसका निर्माण हुआ? तो वाक्य का बना। तो यहाँ ध्यान देना है कि क्या है? वर्ण, ध्वनि क्या है? ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य। तो ध्यान देना, व्याकरण के मुख्य कौन कौन से अंग हैं? तो वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य विचार है। अब व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं उसे लिख दिया हूँ कि शुद्ध शुद्ध वाक्यों को बनाने और बोलने के नियमों की जानकारी प्राप्त करना ही व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना है। तो आज मैं आप लोगों को भाषा, लिपि, हिंदी भाषा, बोली और व्याकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ। यदि आपको यह वीडियो मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि समझ में आ गई होगी, तो आप इस कौटिल्य पाठशाला के महत्वपूर्ण जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों और मित्रों को के बीच साझा जरूर करेंगे और इसे लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आपका एक लाइक मुझे हिम्मत और जोश और खरोश, हिम्मत को बढ़ाने में मुझे काफ़ी हिम्मत होती है मुझे। तो अब मैं आज इतना ही बता करके अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, एक बार आप लोगों को पुनः मेरा जोहार है, नमस्कार है।